आने वाले महीने में, हफ्ते में, दिन में, साल में स्टॉक मार्केट में क्या होगा। एक्चुअल में कोई ऐसी थियोरी नहीं है जिसके बेसिस पे इसे कंफर्मेशन के साथ बताया जा सके कि हाँ जी, कल स्टॉक मार्केट में ये होने जा रहा है, या अगले वीक में स्टॉक मार्केट में ये होने जा रहा है, या अगले महीने में स्टॉक मार्केट में ये होने जा रहा है, या अगले साल में ये होने जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होने जा रहा है। मैं आपको कुछ डेटा के बेसिस पे बताऊंगा। डेटा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको नंबर्स बताऊंगा कि आपको कंफ्यूज करूंगा। मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा कि 1992 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, उसके बाद 2018-20 में क्या हुआ, और आने वाले कुछ सालों में भी ऐसा क्या हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी करें तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे परिवार के साथ जुड़ें, हमारे प्लेलिस्ट में जाके कुछ क्लासेज है उसको अटेंड करें, देखें, और हम लोग एक साथ ग्रो होंगे। देखिए, अभी ऐसा क्या हो रहा है, अभी हर कोई अपनी नौकरी को छोड़ के स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। उसे लगता है ये सबसे आसान काम है, ये ईजीएस्ट मनी अर्न करने का तरीका है। दूसरा, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो सब आईपीओ 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं। तीसरा, हर हफ्ते 2, 4, 5 आईपीओ आ जाते हैं, चाहे मेन मार्केट में चाहे एसएमई में। चौथा, जितने भी शेयर हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं, चाहे वो अच्छे शेयर हैं, चाहे वो ख़राब शेयर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट शेयर हैं, चाहे वो प्राइवेट शेयर हैं, सब कुछ ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन हो, या और बताता हूँ, आपका पान वाला, आपका रेड़ी वाला, आपका सब्जी वाला भी स्टॉक मार्केट की बातें करना शुरू कर दे, अगर ये सिचुएशन है, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा सेम सिचुएशन 1992 में भी हुआ, 2000 में भी हुआ, 2008 में भी हुआ, और 2018 में भी हुआ। जब ऐसे सिचुएशन आने लगे और इसके साथ ये आपको दिखने लगे कि अब तो इकोनॉमी इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट इतना अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट इतना अच्छा है, इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, क्रूड ऑयल बहुत अच्छा है, यानी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाए कि अब इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये वही सिचुएशंस हैं जब पास्ट में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। क्या मैं आपको ये डरा रहा हूँ कि कल या आने वाले महीने में या आने वाले सालों में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी और आपको अपने सारे पैसे निकाल के बाहर बैठ जाना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रेडी कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको होशियार कर रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। लोगों ने 5 गुना पैसा कोविड में कमाया, मैंने नहीं कमाया, क्योंकि कोविड से पहले मेरा 100% इन्वेस्टेड था। कोविड में वो 50 पे गया और कोविड के बाद दोबारा 100 पे आया, तो जिसने बॉटम पे लगाया होगा उसको 4 गुना हो गया, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो क्रैश है ये कब आएगा, कितना आएगा, ये तो हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता, हमें सपोज मार्केट में 50% का क्रैश आने वाला है और आप जो है 20% के आसपास का CAGR जनरेट करते हैं, तो अगर 50% का क्रैश आज के 2 साल बाद आने वाला है, हमें नहीं पता ना, कल आएगा, परसों आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 8-10 साल में एक बार आता है, और आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया, ये समझ लिया और आप बाहर निकल के बैठ गए, तो 2 साल में आपका पोर्टफोलियो वैसे ही 50% ऊपर बढ़ जाएगा, फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं, नीचे आएगा और फिर वो ऊपर जाएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन से आप मार्केट में बाहर बैठ के आप ऐसे सिचुएशन से नहीं बच सकते। ऐसे सिचुएशन से बचने का तरीका क्या है? ऐसे सिचुएशन से बचने का तरीका है, खराब
शेयर से दूर हो जाएं। अगर कहते हैं ना बहाव में, भटकाव में, इमोशंस में कुछ शेयर्स भाग रहे थे, आप भी उसमें आ गए, पैसे बना लिए, बन गए तो ठीक है, ख़राब हो गए तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उससे दूर हट जाए। आज ही मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजा कि एक शोरूम क्या होता है, जो एक ऑटोमोबाइल बाइक की कोई कंपनी है, उसका ऑटोमोबाइल वो अपने यहाँ ला के बेचता है। यानी वो महीने में 100, 200, 400, 500 बाइक बेचता होगा। वो बाइक बनाता नहीं है, वो हीरो मोटोकॉर्प से, बजाज से, किसी से वो बाइक लेता होगा अपना। उसके 2 शोरूम हैं, टोटल मिला के 8 एम्प्लॉय है। अब उसने अपना आईपीओ लाया। आपको पता है 40 गुना वो आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और ये जो 40 गुना सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं वो जनरल पब्लिक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सब चाहता है तो सब हो जाएगी। लेकिन जिसने उस आईपीओ को खरीद के बैठ गया ना, 10 साल 15 साल बाद क्या उसके पास कुछ पैसा होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे इंसान को जो उस आईपीओ में अप्लाई कर रहा है या उस आईपीओ के शेयर्स लिस्टिंग के बाद खरीद रहा है उस कंपनी के, वो इंसान इसी तरह की कंपनियां खरीदना शुरू कर देता है। उसका पोर्टफोलियो वैसा ही होता है। और जब वो क्रैश आता है तो जो नॉर्मल लोगों का या नॉर्मल मार्केट 50% फॉल होती है, मेरा पोर्टफोलियो 30% फॉल होता है, लेकिन उन लोगों का पोर्टफोलियो 90% फॉल हो जाता है। दूसरी चीज़ कि मेरा पोर्टफोलियो 30% फॉल होके रिकवर कर जाता है, मार्केट 50% फॉल होके रिकवर कर जाता है, लेकिन वो जो शेयर होते हैं जो 90% फॉल हो गए, वो कभी जीवन में रिकवर नहीं करते। अगर आपको जानना है तो ऐसा ही सिचुएशन तब हुआ था जब रिलायंस आईपीओ आया, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। ऐसा ही सिचुएशन तब हुआ था जब आपके ये सारे फिनटेक कंपनियों का आईपीओ आए थे। वो तो अच्छा है कि आप बच गए कि बायजूस का आईपीओ नहीं आया, लेकिन ऐसा हुआ है। तो मैं आपको 2 से रिलेट कर रहा हूँ, 2008 का, 2004 में आई थिंक रिलायंस का आया था, और अभी फिनटेक के बहुत सारे आए हैं, डिलीवरी से लेके, पेटीएम से लेके, पॉलिसी बाजार से लेके, बहुत सारे आए हैं। सबको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। एक आध ऊपर गए होंगे, बाकी सब में लोग रो रहे हैं। इसलिए हमें इस सिचुएशन से अपने आप को बचना है। हमें शेयर मार्केट में रहना है, हमें शेयर खरीदना है, हमें रेगुलर खरीदते रहना है, लेकिन घर बेच के नहीं खरीदना, एफडी तोड़ के नहीं खरीदना, बच्चों के पढ़ाई का पैसा नहीं खरीदना, अगले 2-4 साल में यूज होने वाले पैसे को नहीं यूज करना। आपको अपना एसेट एलोकेशन बहुत अच्छे से रखना है। आपको आने वाले 5 सालों के खर्चे अगर शेयर मार्केट से ना निकलें, शेयर मार्केट से पैसा ना निकले अगले 5 साल में, तो आप बड़े आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बेटा जब 11th में आया था, तभी मेरे को समझ में आ गया था कि 2 साल बाद मेरा बेटा ग्रेजुएशन में जाएगा तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन पैसों की मुझे ज़रूरत है, 2 साल बाद मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा पिछले साल, इस साल जो 12th में है, तभी मैंने पैसे को निकाल के रख लिया या उस पैसे को अलग रख दिया कि नहीं जी, ये मेरे बच्चे के एजुकेशन का है। मुझे नहीं पता 2 साल बाद क्या होने वाला। अब आप कहेंगे कि सर कैसे बता दें कि ये कंपनी जो है ये क्रैश ज़्यादा हो सकती है और ये कम होगी। तो यहाँ पर एक बहुत नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने बीकॉम किया, फिनांस में एमकॉम किया, फिनांस में एमबीए किया, मेरा रिसर्च भी फिनांस फील्ड से ही है, तो मुझे तो बैलेंस शीट समझ में आती है। लेकिन मैं लेमैन के लैंग्वेज में उन लोगों के लिए जिनको बैलेंस शीट समझ में नहीं आती, उनके लिए एक लेमैन के लैंग्वेज में बैलेंस शीट को बताने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझ लें। और ये लेमैन के लैंग्वेज में मैंने पढ़ा था एक किताब में जिसका नाम है रोमांसिंग विद बैलेंस शीट। बड़ी अच्छी किताब है, अगर कभी आपको टाइम मिले तो उसको पढ़िएगा। मैंने बहुत पहले पढ़ा था और फिर टाइम मिले तो मैं फिर पढ़ सकता हूँ, इतनी अच्छी किताब है वो। लेकिन समय समय की बात है, लगता है कि हाँ कोई नई चीज़ पढ़ लो तो नहीं टाइम मिल पाता है, बहुत सारी नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो रोमांसिंग विद बैलेंस शीट अमेजन पे अवेलेबल होती है। इसके कहते हैं ना, वो सॉफ्ट एडिशन और हार्ड कॉपी एडिशन बोथ अवेलेबल होते हैं। आपको जो मन करे वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अब इस बुक की एक चैप्टर का एक जस्ट बता रहा हूँ केवल आपको, जो मैं जनरली यूज भी करता हूँ। कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसको डूबने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं?
देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड में होता है पैसा कहाँ कहाँ से आया, कितना ओनर्स ने दिया, कितना आपने बोरोइंग किया है, कितना आपने सप्लायर्स वगैरह से ले रखा है सामान। एक्चुअल में सप्लायर से अगर आपने सामान ले लिया, वो आपके क्रेडिटर बन गए, तो एक्चुअल में उन्होंने भी बिजनेस में पैसा ही लगा दिया है आपके बिजनेस में। कितनी भी आपकी जो देनदारियां हैं, जिसे आप लायबिलिटीज़ कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। एसेट साइड में ये होता है कि जो पैसा इन लोगों ने लगाया है, इस पैसे को आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया। कुछ से लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कुछ से स्टॉक खरीद लिया, कुछ बैंक बैलेंस में रखा हुआ है, इस तरह से कुछ डेटर्स के पास चला गया है, उनसे लेना है अभी। तो इस तरह से आपका पैसा वो यूज होता है। तो एक्चुअल में बैलेंस शीट को आपको समझना है, तो आप लायबिलिटी और एसेट समझ में आता है, आप इसको सोर्स एंड यूजेस समझे। लायबिलिटी मतलब सोर्स, पैसा कहाँ कहाँ से आया, और यूजेज मतलब पैसा कहाँ कहाँ गया। आई होप ये बात समझ में आ गया। लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड है, रिजर्व है। अभी मैं ये टर्म्स यूज करूंगा तो उन लोगों को जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होगा, तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। बैलेंस शीट का दो साइड होता है। जो लेफ्ट साइड होता है, जिसको हम लायबिलिटी साइड होता है, उसमें ये बताया होता है किस किस लोगों ने इस बिजनेस में पैसा लगाया। मेनली मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझाना जरूरी है। मेनली कौन लगाते हैं? जो मालिक होते हैं वो लगाते हैं, जिनसे आपने बोरोइंग की है, जो लोगों ने कर्ज दिया है वो लगाते हैं। उसके बाद कुछ लोग अपने सर्विसेज देते हैं आपके बिजनेस को, वो लगाते हैं। उनको पैसा आपको देना है तो उनका पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, जब तक आपने नहीं दिया तब तक उनका पैसा आप ही के बिजनेस में है। और कुछ लोग आपको गुड्स देते हैं। यही 3-4 कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। अब मैं मार्केट से लोन लेके और किसी से रॉ मटेरियल खरीद लूँ, या किसी से कह दूँ कि तुम मुझे रॉ मटेरियल दे दो, तुम्हें मैं पैसा दूंगा, तो अल्टीमेटली उसी का लोन हो गया मेरे ऊपर। तो यानी उसने ही हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है। तो लायबिलिटी मतलब सोर्स ऑफ फंड, वो लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है। अब एसेट मतलब जिन लोगों ने जो पैसा लगाया है सोर्स, उसको हमने कहाँ कहाँ लगा दिया, उसे कहते हैं एसेट। पैसे का एप्लीकेशन, पैसे का यूजेस, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कुछ कैश रखेंगे, ये सब हमारा पैसे का यूजेस होता है। अब जो आपके सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज दो तरह के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस बात को आपने समझ ली तो आप पकड़ पाएंगे जब क्रैश होगा तो कौन सी बैलेंस शीट, कौन सी कंपनी सबसे पहले डूबेगी, सबसे ज़्यादा क्रैश होगी, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जो सोर्स है वो दो तरह के होते हैं। वैसे कैटेगराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जिनसे आपने पैसा लिया है और उनको आपको 1 साल के बाद देना है, यानी आपका कैपिटल हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, वो जो पैसा है जो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद देना है। और एक ऐसा पैसा होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जिनको आपको उसी साल पैसा देना है, यानी जल्दी से जल्दी आपको पैसा देना है। समझिए, आपको लायबिलिटी में सोर्स से पैसा आया है। अब जिनको पैसा आया है तो उनको देना भी है। देना है तो किसी को 2-4 साल, 5 सालों में देना है, और किसी को इसी साल देना है। जिनको 2-4-5 सालों में देना है वो हो गए हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज, और जिनको इसी साल देना है वो हो गए हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज। उसी तरह आप पैसे को लगाते हो। तो जब आप पैसा लगाते हो तो कहीं भी आप पैसा लगाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, उसको आप यूज कर रहे हो, आपको पता है मेरा पैसा है, जब मैं चाहूँगा लैंड बिल्डिंग को बेचूंगा मेरा पैसा आएगा। आपने डेटर्स को पास आपका पैसा है वो भी आएगा, बैंक बैलेंस है वो भी आएगा, इन्वेंट्री में आपका पैसा है वो भी आएगा। तो आपका जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा कल को आएगा। लेकिन इसके भी दो पार्ट हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। कुछ पैसा उसी साल आएगा, जल्दी आएगा, और कुछ पैसा जो है वो 2-4-5 सालों में आएगा, 10 सालों में आएगा, 50 सालों में आएगा। अब किसी कंपनी ने अपना प्लांट एंड मशीन लगाया है, 100-200 साल तक उसको यूज करती रहेगी। कब आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा, वो उसकी एसेट है, ये पता है। क्योंकि हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको हम गोइंग कंसर्न कहते हैं। बिजनेस हमारा चलता रहेगा तो कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो हमारा एसेट है। ये हमारा पैसा आया कहाँ से? लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से। पैसा गया कहाँ है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जहाँ से वो आएगा वापस कभी ना कभी। अब आपको देखना क्या है, बैलेंस शीट को जब आप देखते हो तो ये देखो, जो लॉन्ग टर्म पैसा आया है वो लॉन्ग टर्म वाले में लगा हो,
जो शॉर्ट टर्म पैसा आया है वो शॉर्ट टर्म वाले में लगाओ, यहाँ तक तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म का पैसा आया, मतलब आया है 10 साल के लिए, आपने उसको ऐसी जगह लगा दिया जहाँ 1 साल में वो वापस आ जाएगा, फिर आप उसको दोबारा कहीं लगा दोगे, फिर दोबारा कहीं लगा दोगे, ये भी चल जाएगा। क्या कहा मैंने आपका? लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में लगाओ, यानी ऐसा पैसा जो 10 साल के लिए आया है वो बिल्डिंग में लगी हो, फर्नीचर में लगा हो, प्लांट में लगा हो। शॉर्ट टर्म का पैसा जो आया वो शॉर्ट टर्म में लगाओ। क्रेडिटर से पैसा आया, डेटर में लगा है, आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन है, वो आपका बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है या इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। और अगर लॉन्ग टर्म का पैसा आया, आपने 10 साल के लिए लिया और आपने उसको शॉर्ट टर्म में लगाया, यहाँ तक भी चल जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का पैसा लेके और लॉन्ग टर्म में लगा देते हैं, यानी आपने किसी से 6 महीने के लिए लोन लिया और आपने उससे बिल्डिंग खरीदी, इसे कहते हैं पैसा लिया शॉर्ट टर्म सोर्स से, लगा दिया लॉन्ग टर्म एसेट में, जिसे हम नॉन करेंट एसेट कहते हैं। ये बैलेंस शीट बहुत ही कहते हैं डेंजरस बैलेंस शीट होती है। इस बैलेंस शीट को आपको पहचानना है। लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में लगा है, शॉर्ट टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में लगा है, ठीक है, ठीक ठाक। लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में लगा है, लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में भी लगा है, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म का पैसा केवल शॉर्ट टर्म में लगना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में लग गया, शॉर्ट टर्म लिया है आपने 2, 4, 5 महीनों के लिए, क्रेडिटर से पैसा लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पैसा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस तरह का पैसा है, और वो लॉन्ग टर्म में लगा दिया, किसी को आपने 10 साल के लिए लोन दे दिया, आपने लैंड खरीद लिया, आपने बिल्डिंग बनवा ली, ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो अपने बैलेंस शीट के टोटल सोर्सेज को 2 भाग में बांटिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और इधर एसेट को भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बांटिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पैसा आने वाला शॉर्ट टर्म की एप्लीकेशन यानी एसेट से ज़्यादा है, यानी करेंट लायबिलिटी आपके करेंट एसेट से ज़्यादा है, ये बैलेंस शीट बहुत ही खतरनाक बैलेंस शीट होती है, बहुत ही खतरनाक बैलेंस शीट होती है। इस बैलेंस शीट से आपको दूर रहना चाहिए। जिन लोगों ने इसको नहीं समझा, उन्होंने आज के 20 साल पहले गवर्नमेंट कंपनी में खूब पैसा गंवाया। जिन लोगों ने इसको नहीं समझा, उन लोगों ने आज के 15 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में खूब पैसा गंवाया। जिन लोगों ने इसको नहीं समझा, उन्होंने 2018-19 में केमिकल कंपनियों, 2018 से पहले बहुत तेज़ी से भागी थी, केमिकल कंपनियों ने खूब पैसा गंवाया। जिन लोगों ने नहीं समझा, उन लोगों ने आज के 25 साल पहले टेक कंपनियों में खूब पैसा गंवाया। आप बैलेंस शीट को लेके बैठो, जो भी आपके पास शेयर्स हैं या जो आप खरीदना चाहते हैं, जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर रखें। अगर वहां पे आपका करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, यानी जो शॉर्ट टर्म पैसा आया है और जो शॉर्ट टर्म पैसा लगा है, आपका आया 10,000, लगा दिया आपने 20,000, आया 10,000 करंट लायबिलिटी से और लगा हुआ है 20,000, चल जाएगा। आया 20,000 करंट लायबिलिटी से और करंट में आपने लगाया केवल 10,000, बाकी आपने कहाँ लगा दिया होगा? फिक्स में। ये बड़ा ही खतरनाक। आप कहोगे सर लगाया ही नहीं, सिचुएशन आएगी नहीं। आपको मैं फिर विजुअलाइज करा रहा हूँ। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी दोनों का टोटल, इधर करंट फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, ये सब 4 ही चीज़ हैं पूरे बैलेंस शीट में, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। इनको अलग अलग जैसे बांटना है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व, बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, जो मर्जी वो कह लो। अगर आप कॉमर्स के हैं तो समझ में आ रहा होगा, कॉमर्स के नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आया 2 तरीके से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, गया 2 तरीके में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जो बैंक बैलेंस पड़ा है वो भी गया है, मतलब बैंक बैलेंस पड़ा है। आपने लिए हैं शॉर्ट टर्म के 10,000 और आपने जो शॉर्ट टर्म का पैसा है और लगाए शॉर्ट टर्म में है इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस केवल 8,000 है। यही एक खतरनाक बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट को अपने बिजनेस से निकाल दीजिए, उससे आप दूर हट जाइए,
उसमें आप पैसा मत लगाइए। अगर आपके पास ऐसा कोई शेयर है तो उससे हट जाइए, आप क्रैश से बच जाएंगे। क्रैश होगा, आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, लेकिन फिर आपका पोर्टफोलियो सही टाइम पे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप परेशान हैं। आई होप मैंने लेमैन के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको नंबर्स के थ्रू समझाऊंगा जब मैं क्लास लूँगा लाइव। तो अभी आप इसको समझें, देखें, विजुलाइज करें। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो पहली बार जुड़े हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बिकॉज उनके मन में बैलेंस शीट नहीं होगी और मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया है, तो थोड़ी दिक्कत आई होगी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ चलें, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।